मगर हमें हर कीमत पर और वक्त पर वहाँ पहुँचना है दोस्त। सिकंदर ने हंस कर कहा, क्या अभी से हिम्मत हार रहे हो? अरे नहीं, बात सिर्फ वक्त की है। वक्त को भी हम शिकस्त दे सकते हैं। क्यों, क्या नहीं, क्यों नहीं? टीपू ने एक तवील सांस लेकर अपने हाथों को बगल में दबा लिया। वो उन्हीं दस्ताने पहने हुए था, इसी बायस सिगरेट नहीं पी सकता था। यही हालत सिकंदर की थी। उसके दस्ताने और ज्यादा मोटे थे। जल्द ही हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देगा सिकंदर। अब इतनी मायूसी की बातें तो मत करो। क्या चंदा मामा और सितारों से भी मायूस हो गए? तो क्या चांद आज भी निकलेगा? टीपू ने हैरत से आसमान की तरफ देखते हुए पूछा। चांद तो हर रोज निकलता है, सिकंदर ने जवाब दिया। वो उस वक्त माहौल से पूरी तरह लुत्फ उठा रहा था। दोनों देर तक खामोश रहे, हता कि पूरा चांद अचानक ही नमूदार हो गया। हर तरफ चांदनी बिखर गई। वो कुछ देर कबल सूरज को गुरूब होता देख चुके थे। चांद तुलू हो चुका था। सूरज ने गुरूब होते वक्त अपनी ठंडी और शफक जैसी लाल रोशनी से दरख्तों के सरों पर चादर डालकर उतार ली थी। उस वक्त वो लोग एक घाटी में थे, जहाँ से पहलगाम की तरफ एक रास्ता जाता था। चांद तुलू होने से कबल वो जिस जगह पहुंचे थे वो दरख्तों से पटी पड़ी थी। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। उस वक्त वो एक तंग सी वादी में थे। यहीं पाले भरा अंधेरा छाया था और यहीं चांद ने अंधेरों के पर्दे में जगह जगह रोशन सुराख कर दिए थे। शाम के बाद की हवा दरख्तों के सरों पर तैर रही थी। अब तो चांदनी चटकने के बाद जंगल भी मदहोश होकर गाने लगा था। दरख्तों से गिरने वाली सफूफ जैसी बर्फ उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन चेहरों के खुले हिस्सों पर जरूर लग रही थी। सिकंदर ने एक तवील सांस लेते हुए दरख्त से टेक लगा ली। फिर वो नीम दराज हो गया। आराम करोगे यहाँ? टीपू ने पूछा। हाँ, थोड़ा सा। चाय पियोगे? नेकी और पूछ पूछ। सिकंदर हंस कर बोला। तभी जूबी का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसकी नजरों के सामने नाचने लगा। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, गुस्सीले अंदाज में उसे देख रही थी। बताए बगैर पहलगाम चले आने पर वो कितनी नाराज होगी, इसका सिकंदर को अच्छी तरह एहसास था। टीपू ने थर्मास से चाय थर्मास के कप ही में उड़ेली और सिकंदर की तरफ बढ़ा दी। सख्त सर्दी के बायस चाय प्लास्टिक कप में आते ही ठंडी होने लगी। पहले तुम पी लो। सिकंदर ने आंखें मूंद ली। टीपू ने नीम गर्म चाय का घूंट लेकर सिकंदर की तरफ देखा। चांदनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। टीपू ने भी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे सिकंदर के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सर्द रात, ये तन्हाई और ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो अपने घर जाते। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गहरी नजरों से आने वाले का जायजा लिया। वो तेज तरार शख्स लग रहा था। उसकी मूंछें गजब की थी और आंखों में दरिंदगी के साथ जहानत की भी चमक थी। वो दिल्ली से आया था, दिल्ली सरकार का फरस्तादा था। उसकी गुफ्तगू में नरमी थी, लहजा शीरीं था, मगर एक एक लफ्ज से एतमाद झलक रहा था। हालात बता रहे हैं कि आप शरीफ वीपी सिंह की हिमायत करेंगे मुफ्ती साहब, दिल्ली की इंटेलिजेंस एजेंसी के इस बहुत अहम शख्स ने धीमे लहजे में कहा। क्या ये बात सच है? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से आपके राब्ते अब खुफिया तो नहीं रहे? मैं खुफिया राब्तों का कायल नहीं मिस्टर राव, मकबूजा कश्मीर के भारत नवाज मुफ्ती सईद ने जवाब दिया। लेकिन ये तय है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो अवाम के मफाद में होगा, कश्मीरी अवाम के लिए होगा। मगर आजकल कश्मीर की हसीन वादी में जो अफरा तफरी फैली हुई है, क्या ये भी कश्मीरी अवाम के हक में है? कश्मीरी अवाम का इन हंगामों से कोई ताल्लुक नहीं, मुफ्ती सईद ने जवाब दिया। ये जलसे जुलूस हड़तालें चंद दिनों की बात हैं। अवाम एक दिन खुद बुरे भले की तमीज कर लेंगे और हड़तालियों का साथ देने से इनकार कर देंगे। क्या आपको अपनी इस बात पर बल्कि दावे पर खुद भी यकीन है सर? राव ने पूछा। 100%, मुफ्ती सईद ने जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 22 नवंबर के इंतखाबात में अवाम पुरसुकून तौर पर वोट डालने जरूर जाएंगे। राव ने मुस्कुराते हुए कहा। वो रा का एक आला अफसर था। उसे खास तौर पर इस मकसद के लिए कश्मीर भेजा गया था कि वो नवंबर सन 99 के इंतखाबात के लिए सर्वे करे, तज्जियाती रिपोर्ट तैयार करे और मुस्तकबिल की हुकूमत के लिए मनसूबाबंदी के साथ साथ ऐसे लीडरों से इंटरव्यू करे जो नई हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां संभाल सकते हों। रा के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो भी फारूक अब्दुल्ला से पूरी तरह मायूस हो चुका था। उनकी हर रिपोर्ट फारूक के खिलाफ थी। वो गुलाम रसूल कर, हबीबुल्लाह, अब्दुल अहद वकील, मोहम्मद शफी भट्ट और प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज से मिल चुका था। ये सब लोग लोकसभा के लिए उम्मीदवार थे। इनका कहना था कि अवाम उनके साथ हैं। मुझे यकीन है, मुफ्ती सईद ने जवाब दिया। वो जनता दल के मरकजी लीडर वीपी सिंह से हाल ही में मिल चुके थे। उन्हें राजीव गांधी से ज्यादा रोशन ख्याल और सेकुलर समझते थे। क्या आप ये तराशा पढ़ने की जहमत गवारा फरमाएंगे सर? राव ने मुफ्ती सईद के सामने अखबार पैट्रियाट की एक कटिंग रख दी। ये 24 अक्टूबर 1999 का शुमारा था। उसी लम्हे ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और एक तेजोतरार सी लड़की अंदर चली आई। अरे बेटे तुम! मुफ्ती सईद के चेहरे पर वाज़े तौर से मुसरत के तासरात उभर आए।
इनसे मिले मिस्टर राव, ये रबिया हैं, डॉक्टर रबिया सईद, मेरी बेटी लालवेद अस्पताल में काम करती हैं। आदाब। राव दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रबिया ने उस पर एक सरसरी सी नजर डाली और बाप की खैरियत पूछकर वापस चली गई। यस सर, आप पढ़ें। राव ने एक बार फिर तराशे पर हाथ रख दिया। मुफ्ती सईद बाआवाज बुलंद पढ़ने लगे। भारत में किसी को कानो कान खबर नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि कश्मीर बहरान की तरफ बढ़ रहा है। श्रीनगर में रोजाना धमाके होते हैं। इन धमाकों से शहर लर्ज उठा है। ज्यादातर निशाना मरकजी हुकूमत के दफातर बन रहे हैं। वादी में क़यादत का खला पैदा हो गया है। पूरी वादी पर पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता कश्मीर लिबरेशन अलाउंस का कब्जा है। मुफ्ती सईद इस तराशे को पढ़ने के बाद सर हिलाते रहे, कुछ ऐसे जैसे बोलने के लिए अल्फाज मुंतखब कर रहे हों। आखिर उन्होंने तराशा एक तरफ रख कर बहुत कमजोर लहजे में कहा, ये गलत है। क्या गलत है जनाब? ये तबसरा या आपकी राय? राव का लहजा अब भी बहुत नरम था। ये तबसरा। मुफ्ती सईद ने एक तवील सांस लेकर जवाब दिया। वादी पर पाकिस्तान के हामियों का कब्जा अगर होता तो मैं और आप इतने पुरसुकून अंदाज में बैठकर बातें नहीं कर सकते थे मिस्टर राव। आपका लहजा अब भी कमजोर है सर। बात लहजे की नहीं, तज्जिये की है। मेरी यादाश्त अगर साथ दे रही है तो अगस्त में स्टेटस मैन के एडिटर LM कोटरो ने भी इसी नोयत का तबसरा करते हुए इल्जाम लगाया था कि वादी में ऐसा कोई भी नहीं जो इंतहा पसंदों को चैलेंज कर सके। क्या ये गलत इल्जाम था? 100% गलत। मुफ्ती सईद इस बार पूरा एतमाद अंदाज में बोले, आप मुझी को देख लें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। मेरी हद तक तो ये बात गलत साबित हुई ना। आप दुरुस्त कहते हैं जनाब। राव ने एक तवील सांस ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से आपका क्या इख्तलाफ है? यही कि उसकी क़यादत इंतहा पसंदों का मुकाबला करने में बुरी तरह नाकाम रही है। वो पार्टी लीडर जिसकी मौजूदगी का हर गांव और कस्बे में दावा किया जाता है, लापता है। अब जबकि दारुल हुकूमत जम्मू मुंतकिल हो रहा है, वादी में इंतजामिया हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएगी। शेख खानदान के एक करीबी दोस्त मीर कासिम का भी यही ख्याल है। राव फातिहाना अंदाज में बोला, मैं राजा साहिब यानी VP सिंह की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि एक गैर माकूल और गैर मौसर हुकूमत शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकती। वेद मोहरा और जमील कुरैशी साहिब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, लेकिन मैं जमील कुरैशी के इस दावे से मुत्तफिक नहीं कि जनवरी 1990 में कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अभी जनवरी दूर है और ये इल्जाम लगाना महज हमाकत होगी कि 26 जनवरी को अवामी जमहूरिया आज़ाद कश्मीर का कयाम अमल में आ जाएगा। ओह, तो इस मंसूबे की इतला आप तक पहुंच चुकी है। राव ने पहली मर्तबा बेचैनी से पहलू बदला। मैं आंखें और कान खुले रखता हूँ राव जी। क्या आपने साबिक गवर्नर जगमोहन से इस मौजू पर दिल्ली में गुफ्तगू की थी? मोहन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं। वादी के मसाइल पर उनसे गुफ्तगू होती रहती है। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया। उन्होंने वाज़े तौर पर राव को टाल दिया था। क्या ये मुमकिन है कि जगमोहन जी एक बार फिर कश्मीर के गवर्नर बना दिए जाएं तो हालात ठीक कर देंगे? राव ने पूछा। ये वो सवाल था जो राव और इंटेलिजेंस वाले हर लीडर से कर रहे थे। बात बहुत वाज़े थी। मकबूजा कश्मीर में जगमोहन को भेजे जाने की कोई तजवीज़ कहीं न कहीं जरूर मौजूद थी। मुमकिन है, बशर्ते कि उन्हें तमाम तर इख्तियारात दे दिए जाएं। मुफ्ती सईद ने फौरन जवाब दिया। सारे के सारे इख्तियारात मतलब ये कि असम्बली तोड़ दी जाए, वादी की हुकूमत बर्खास्त कर दी जाए। जब तक वादी में एक शख्स स्याह सफेद का मालिक नहीं होगा, यहाँ 2 अमली जारी रहेगी राव साहिब। मुफ्ती सईद ने थके थके से अंदाज में जवाब दिया। यहाँ ऐसा शख्स रखा जाए जो रिमोट से कंट्रोल ना हो, जो हर वक्त और सख्त तरीन फैसले भी कर सके। अगर मेरी ये बात नहीं सुनी गई तो कश्मीर के अलमिया की सारी जिम्मेदारी दिल्ली में मौजूद बहरों पर होगी, जो वक्त की पुकार भी नहीं सुन सकते। आखिरी सवाल सर। राव ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, क्या आप जगमोहन जी को बतौर गवर्नर कबूल कर लेंगे? क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं जनाब? वो पहले भी तो हमारे गवर्नर रह चुके हैं। मुफ्ती सईद ने जवाब देकर सर सोफे से टिका लिया। राव उठ गया। उसका मिशन पूरा हो चुका था। मेरा नाम अकबर अली है। आने वाले ने सिकंदर को दूर ही से पहचान लिया था। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी और सर के बाल जुल्फों की शक्ल इख्तियार कर गए थे। साफ जाहिर था कि उसे बाल तरशवाने के लिए वक्त नहीं मिलता। सिकंदर एक लम्हे तक उसे देखता रहा और फिर पहचानते ही लिपट गया। दोनों देर तक एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे। आखिर सिकंदर ही को टीपू का ख्याल आया। ये हमारा टीपू है, उसने अकबर अली से कहा। तो अफगान जिहाद में हिस्सा लेकर अब पहलगाम में नौजवानों को मुसल्लह तरबियत देने वाला अकबर अली खिल उठा। ये हमारा भी टीपू है, हमारा कमांडर, हमारा भाई। अकबर के गले लग कर न जाने क्यों टीपू को ये एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके क्लब तक को रोशन कर दिया हो। टीपू और सिकंदर दोनों प्रोग्राम के मुताबिक और बर वक्त होटल वुडस्टॉक के करीब पहुंच गए थे, जहां अकबर 1 घंटे पहले आ गया था।
अकबर ने सिकंदर को पहचानने में कोई गलती नहीं की थी, लेकिन ये निस्फ घंटे तक ये जायजा लेता रहा था मेहमानों का ताकुब तो नहीं किया गया। फिर जब एक पुलिस वाले ने उसे ये बताया कि मेहमान बेऐब हैं, तभी अकबर उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा था। सुबहान अल्लाह, सिकंदर ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। उस वक्त अकबर की मुस्कुराती हुई आंखें उसकी आंखों का ताकुब कर रही थी। यहाँ हर समत हुस्न बिखरा हुआ था। पहाड़ों पर सनोबर, शमशाद और सरू के दरख्त अजीब बहार दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने इस इलाके को सारे जहां की खूबसूरती अता कर दी हो। सिकंदर को इस इलाके का पसे मंजर अच्छी तरह मालूम था। पहलगाम पहले चरवाहों का गांव था, फिर स्याहों की जन्नत बना और अब यहाँ हुर्रियत पसंदों को तरबियत दी जा रही थी। हमने तुम्हारे कयाम का इंतजाम इंसुलेटेड हट्स में किया है सिकंदर, अकबर ने कहा। वहाँ से तुम्हें मजीद सैर अंगेज मनाजर देखने को मिलेंगे। इंसुलेटेड हट्स? वो क्यों? क्या आप लोगों के दिलों में मोहब्बत की गर्मी और जगह बाकी नहीं रही? तुम तो आंखों पर बिठाए जाने के काबिल हो मेरे भाई, मगर मजबूरी है, और हमारे यहाँ मजबूरी का दूसरा नाम हिकमत अमली है। सिकंदर हंस पड़ा। एक कमरे वाली हट तुम्हारे लिए मखसूस है। सवारी सामने आ रही है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, बिस्मिल्लाह, अकबर ने कहा। उसी वक्त एक गधा गाड़ी वहाँ आकर रुकी। दोनों दोस्त चुपचाप उसमें सवार हो गए। अकबर तेजी से होटल की तरफ बढ़ गया, जबकि गाड़ी टूरिस्ट बंगले की तरफ बढ़ गई, जहाँ से जम्मू कश्मीर महकमा सियाहत इंसुलेटेड हट्स की तरफ रास्ता जाता था। सासगरीपुरा को श्रीनगर में एक खास मकाम हासिल था। उसी मोहल्ले में हुर्रियत पसंद अब्दुल हमीद शेख और उसके साथियों की कमीनगाह थी। वो यहीं से निकलते और भारतीय फोर्सेस पर जरबकारी लगाकर तेजी से हुजूम में गुम हो जाते थे। 31 अक्टूबर को शाहीनों की यही टोली एक बार फिर शिकार के लिए निकली तो सबको अशफाक वानी की ये हिदायत याद थी कि हमला करो और फिर समंदर में मछली की तरह गायब हो जाओ। आज मेरा दिल कुछ घबरा रहा है हमीद, एक साथी ने कहा। अमजद नामी ये नौजवान अब्दुल हमीद शेख का पुश्तेबान कहा जाता है। लोग कहते हैं कि दोनों पीठ से पीठ मिलाकर हमला करते हैं ताकि एक दूसरे का दिफा भी कर सकें। आज इन्हें करीबी बस्ती में पुलिस वालों को लूट मार के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। रिपोर्ट ये थी कि पुलिस ने वहां शैला नामी किसी लड़की को गिरफ्तार करने की कोशिश की और फिर जब शैला कहीं नहीं मिली तो पुलिस फोर्स ने बच्चों, बूढ़ों और औरतों को मारना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में हुर्रियत पसंदों की पॉलिसी बहुत वाज़ेह थी और ये कि जिस इलाके में भी पुलिस का जुल्म हो वहाँ करीब 3 यूनिट से मुजाहिद पहुँच जाएं और इस अंदाज की भरपूर कार्रवाई करें कि पुलिस वाले आइंदा ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। दिल क्यों घबरा रहा है अमजद? हमीद ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या कहीं लगा तो नहीं लिया? अरे नहीं, अपना ऐसा दिल कहाँ, अमजद ने हंसकर जवाब दिया। हाँ, ऐसा वैसा दिल अपने पास रखना ही नहीं दोस्त। अपने यारों को देखा है इस मामले में कितने पक्के हैं। आजादी तक ऐसी दिल लगी कि मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते। वैसे ये खातून कौन है जिनके बारे में इतला मिलते ही कमांडर वानी के हाथ पैर फूल गए थे? एक ऐसी मुजाहिदा जिसने क्लब डांसर और सिंगर का मकरू खोल मजबूरन चढ़ा रखा है। हमीद ने संजीदगी से जवाब दिया। अपने दोस्तों के ग्रुप में है। कमल ने टेलीफोन पर इतला दी थी कि वो खतरे में है। शैला का ग्रुप उसे बचा कर तो ले गया लेकिन जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। क्यों? हमारी जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल, इससे मैंने कब इनकार किया? अमजद ने स्कूटर एक पतली और बल खाती सड़क पर डालते हुए कहा। वो जानबूझकर बड़ी सड़क के इस्तेमाल से गुरेज कर रहा था। कमांडर यासीन मलिक की कोई इतला? वो बाखैरियत हैं, अमजद ने कहा। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान से भी अच्छी इतलात आ रही हैं। अमानुल्लाह खान बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो लुत्फ यहाँ रहकर काम करने का है वो कहीं नहीं। सच कहा तुमने। अमजद ने दाईं तरफ स्कूटर घुमाते हुए अचानक ही ब्रेक लगा दिए। स्कूटर फिसलती चली गई। हमीद होशियार, अमजद ने दूर गिरने से कबल चिल्ला कर कहा। हमीद शेख जो दाईं तरफ गिरा था तेजी से क्रॉसिंग करता हुआ दरख्त के झुंड की समत में गया। अभी उसने सर उठाकर देखा भी नहीं था कि फायरिंग शुरू हो गई। फायर! हमीद दौड़ा। उस वक्त कमांडर वही था। पहली गोली उसने चलाई। रिवॉल्वर की गोली तेजी से दुश्मन की तरफ लपक गई। उसी असना में अमजद ने स्कूटर के पीछे ही मोर्चा बना लिया, जिसके छोटे छोटे पहिए अब भी तेजी से घूम रहे थे। उनके सामने ज्यादा दूर नहीं एक पुलिस वैन आड़ी तिरछी खड़ी हुई थी और उसी से फायरिंग शुरू हुई थी। अगर अमजद बरवक्त ब्रेक न लगाता तो स्कूटर वैन से टकरा जाती। ये खबीस कहाँ से आन टपके? हमीद शेख ने दांत पीसते हुए कहा। फिर चित लेटकर सीने पर बंधी हुई कलाशिनकोफ खोलने लगा। दफातन दूसरी तरफ से फायरिंग में तेजी आने लगी। हमीद खबरदार! अमजद स्कूटर के पीछे से दौड़ा। पीछे भी गाड़ी आ रही है। उसी के साथ स्कूटर पर गोलियों की बौछार आकर लगी। छोटी सी 2 पहियों वाली स्कूटर छलनी हो गई। अभी हमीद शेख कलाशिनकोफ सीधी कर रहा था कि एक ब्रेस्ट एन उसके करीब गिरा। आज बुरे फंसे, वो बोला। वो अपनी इस गलती का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था जिसके बायस वो पुलिस के दाम में फंस चुके थे।
मगर फिल वक्त सोचना सिर्फ ये था कि इस जाल से किस तरह निकला जाए। अमजद ने पुलिस वैन की तरफ एक मुख्तसर बरस्ट फायर किया और साथ ही पीछे सरकने लगा ताकि घने दरख्तों वाली ढलान से फिसलता हुआ नीचे मकान में उतर जाए। सासगरीपुरा के लोगों को ये आवाज यकीनन पहुंच रही होगी। हमीद ने एक तवील सांस ली और बिस्मिल्लाह कहकर बरस्ट चला दिया। उसका निशाना सच्चा था। कई गोलियां बुलेट प्रूफ गाड़ी पर लगी तो पुलिस वाले चीखने चिल्लाने लगे। उन पर मौत का खौफ तारी हो गया। चुप करो ओए, एसपी अल्लाह बख्श ने दाड़ कर कहा। तुम 10 हो, वो 2। दूसरी तरफ से भी नफरी आ रही है। उतर कर मुकाबला नहीं कर सकते तो अंदर ही रहो, मगर बकरियों की तरह चिल्लाओ मत। एसपी अल्लाह बख्श के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। उसे हाल ही में तरक्की दी गई थी। नौकरी पक्की करने के लिए उसे हर कीमत पर कोई कारनामा अंजाम देना था और आज तो बस ऐसा ही लगा था जैसे उसने सुबह सवेरे किसी खुशबख्त का नाम देख लिया हो। वो गंदरबल रोड पर गश्त कर रहा था कि उसे 3 ऐसे नौजवान हाथ लगे जिनकी रिक्शा में पोस्टर लदे हुए थे। उन तीनों की गिरफ्तारी उसने जबरदस्त पुलिस मुकाबले के बाद दिखाई और अब 2 ऐसे नौजवान सामने थे जो वाकई मुकाबला कर रहे थे। पहले वाले 3 नौजवानों को तो एसपी अल्लाह बख्श ने खुद तमांचे और ठुड्डे लगाए थे, मगर इस वक्त वो खुद भी खौफजदा था। पोस्टर ले जाने वालों की गिरफ्तारी में खौफ महसूस नहीं हुआ था, मगर ये तो बाकायदा फायरिंग कर रहे थे। हेलो विचार नाग स्टेशन, एसपी ने वायरलेस का रिसीवर मुंह से लगाते हुए कहा। हमें कुमक भेजो फौरन। मोबाइल नंबर 63 तुम्हारी तरफ ही आ रही है। दूसरी तरफ से जवाब मिला। यह काफी नहीं, यहाँ जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। वो कितने हैं पता नहीं। अल्लाह बख्श जीप गया। फिलहाल 2 नजर आ रहे हैं। गौर से देखो, कहीं एक तो नहीं। बको मत। एसपी को जवाब मिल गया। मैं एसपी अल्लाह बख्श हूँ, समझे तुम? यस सर, हम मजीद 2-3 गाड़ियां भेज रहे हैं। अमजद ने जो ही अपनी गन उठाकर फायर करना चाहा, कई गोलियां सनसनाती हुई इसके सर पर से गुजर गईं। उसे सर झुका लेना पड़ा। वो फरार हो सकता था, मगर हमीद को खतरा लाहिक था। अपने कमांडर को यूं अकेला छोड़ना उसे गवारा नहीं था। लिहाजा जो ही उसने दूसरी तरफ से सायरन की आवाज सुनी, वो फिर ऊपर चढ़ने लगा। भाग जाओ अमजद। उसे हमीद की आवाज सुनाई दी। जवाब में उसने कुछ न कहा, बस नफी में सर हिला दिया। उस वक्त कई गोलियां वैन से एक साथ चली। उनका रुख हमीद की तरफ था और हमीद किसी कवर के बगैर। अमजद दीवाना वार उठा। उसने क्लाशनकोफ सीधी की और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। बहुत सी गोलियां वैन के टायरों को चाट गईं। टायर फटने से जबरदस्त धमाके हुए, साथ ही उसके अकब से भी फायरिंग शुरू हो गई। पूरा बरस्ट अमजद के सीने पर ऐन उस वक्त पड़ा जब वो अकब से आने वाली वैन की तरफ पलट कर फायरिंग करने वाला था।